लर्निंग बहुत नहीं, बेहतर होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, जानदार होनी चाहिए। सोन पापड़ी देखिए, सोन पापड़ी के 10 डब्बे एक तरफ और काजू कतली का एक डब्बा एक तरफ, 100 सुनार की पर एक लोहार की। वैसे ही आपकी सालों की पढ़ाई एक तरफ और ये 10 दिन की लर्निंग एक तरफ होगी। तोल के देखोगे ना तो दावा करता हूं टॉप 10 कॉलेजेस का एमबीए एक तरफ और 10 दिन के इस करिकुलम के आगे सब हल्का पड़ जाएगा। इतना तो दूंगा कि बुढ़ापे तक आपको काम आएगा। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड नमस्कार, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के 10 डे एमबीए से साभार डे 1 की लर्निंग आपके सामने प्रस्तुत है। यदि आप स्टूडेंट हैं, बिजनेस सीखना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स में हैं और बिजनेस में रुचि है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। पूरा सुनिएगा, एकदम मशीन गन की गोलियों की तरह से तड़ातड़ लर्निंग देने जा रहा हूँ, एकदम तैयार हो जाइएगा। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो लगभग अकेले होते हैं, सोलोप्रेन्योर या फ्रीलांसर की तरह से होते हैं और दुनिया फ्रीलांसर को बेरोजगार ही मानती है। इनकी ज़िंदगी आसान नहीं होती है, लोग उन पर हंसते हैं, पर ध्यान रखें, याद रखें, आज तुझ पर हंस रहे हैं जो वही लोग कल को तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा दे कोई कमाल तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। फ्रीलांसर को कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। गोल एकदम क्लियर रखें, सपना और वास्तविकता से मैच करता होना चाहिए। कोई स्किल सीखे, वही स्किल सीखे जिसमें आपको मज़ा आता हो, जिसमें आप समय दे सकें, जिससे आप अपना टाइम और पैसा बचा सकें। स्किल की 2 साइड लिस्ट बनाइए, एक लव स्किल जिससे आपको करने में मज़ा आता है, एक स्किल ऐसी है जिसे आपको लव नहीं है, एंजॉय नहीं करते हैं। तो लव स्किल में से आपको टॉप स्किल को चुनिए, उसमें महारत हासिल कीजिए, उसमें स्पेशलाइजेशन हासिल करिए। इसके लिए अपने SWOT SWOT एनालिसिस कीजिए, यानी कि स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का पता लगाइए। अपने मजबूत पक्ष को पहचानिए, उसको बढ़ाइए, कमज़ोर पक्ष को दूर कीजिए, अवसर को पहचानिए और खतरे से सावधान रखिए। हमेशा सुधार की भावना रखिए और सोशल मीडिया पर लर्निंग बहुत कुछ अवेलेबल है, उससे सीखिए। कुछ पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कीजिए, जितना अधिक जानेंगे। डेली अब काम की शुरुआत करनी है तो कोई स्थान ढूंढिए जहां से आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं। ये ऑफिस, मकान, दुकान, शांत स्थान कुछ भी हो सकता है। शुरू में ज़्यादा खर्चा मत करिए। समझ में आ रहा तो कुछ वेंडर्स बुला लीजिए, वेंडर्स आएगा, सिखा के जाएगा। कुछ वेंडर्स को लॉयल भी बना लीजिए जो इससे काम में आसानी हो सकती है। सिंपल सीए से बजट बना लीजिए, वकील से कुछ लीगल वर्क तैयार कर लीजिए। शुरू में टीम न रखिए, अपनी प्रायोरिटी सेट करिए और इसी प्रायोरिटी पर अपना काम की शुरुआत कीजिए। प्रायोरिटी से काम आसान हो जाता है। अब स्किल सीख ली, स्थान ढूंढ लिया, मार्केट में उतरना है तो ग्रुप, सोशल मीडिया पर सिमिलर ग्रुप ज्वाइन कीजिए, दिन भर की सेल्फ रिव्यू कीजिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रखिए, अपने काम की डेडलाइन तैयार करें। स्टार्टअप आपके या कंपनी के व्यू से नहीं बल्कि कस्टमर के व्यू पॉइंट से सफल होती है। इसके लिए तैयारी करें। आपका इंड यूजर कौन है, आपके जीवन में क्या अनुप्रयोग है, उसके जीवन में क्या वैल्यू क्रिएट हो रही है, मार्केट कैसी है, कंपटीशन कैसा है। शुरू में मार्केट छोटी रखें, उसमें जान फूकने की कोशिश करें। हर किसी को बेचने की कोशिश न करें, जल्दबाजी में न बेचें, सस्ते में न बेच दें। शुरू में छोटे मार्केट में उतरे, इससे गलतियां छोटे में होती हैं और छोटे स्तर पर ही होती हैं। उस छोटे मार्केट में वर्ड ऑफ माउथ क्या है, लोग क्या बोल रहे हैं, उस पर ध्यान दें। वैल्यू क्रिएशन पर ध्यान दें। अपना फोकस्ड पायलट मार्केट तय कर रही है। इसके लिए कुछ सवाल ढूंढें। टारगेट कस्टमर के पास क्या फंड या बजट है, कस्टमर को प्रोडक्ट की कितनी नीड है, वो क्यों खरीदना चाहेगा, क्या आपके स्टार्टअप में एंट्री बैरियर भी है कि कोई भी घुसकर कंपटीटर बन जाता है। फोकस पायलट मार्केट के कुछ उदाहरण देखिए, जैसे अमेजन है। शुरुआत में उसने केवल फोकस बुक पे रखा, टिंडर केवल कॉलेज स्टूडेंट पे रखा, फिर ऐप प्रमोट किया। लिंक्डइन नौकरी देने वाले पर पर्सोना पे आते हैं। पर्सोना क्या होती है, यह रियल यूजर की मिनी बायोग्राफी होती है। इसमें उसका गोल, स्ट्रेटजी, पेंस, मोटिवेशंस इत्यादि होते हैं। पर्सोना बनाने से फोकस्ड पायलट मार्केट बनाने में मदद मिलती है। इससे मार्केटिंग मैसेज देने में मदद मिलती है, इन्फ्लुएंसर डिसाइड करने में मदद मिलती है, पीपल हायर करने में, प्रोडक्ट बनाने में, डेवलपर हायर करने में मदद मिलती है। ध्यान रखें, स्टार्टअप शुरू होता है और आगे बढ़ता है जब आप कस्टमर की उचित आवश्यकता को पूरा करते हैं। यह भी देखना जरूरी है कि टारगेट कस्टमर पर अंतिम रूप से किसके डिसीजन का व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसमें उसके माता पिता, मित्र, वेबसाइट, ब्लॉग, उद्योग इत्यादि शामिल हैं। इतना सब कुछ कर लेने के बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर ध्यान दें। प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए क्योंकि कस्टमर प्रोडक्ट को ही बाय करता है, उसी की पे करता है। उससे फीडबैक ले, सुधार और अपग्रेड करते चले। अब आपने प्रोडक्ट बना लिया है, छोटी सी आपकी अब मार्केट है।
अब इस छोटे से मार्केट में अब आपको अपना पर्सनल ब्रांड स्थापित करना है। छोटे से जगह पर यदि पर्सनल ब्रांड नहीं स्थापित कर पाएंगे तो फिर बड़े में कैसे जाएंगे। ब्रांड वो नहीं है जो कस्टमर को आप बताते हैं, बल्कि ब्रांड वो है जो कस्टमर आपके बारे में दूसरे से बताता है। पर्सनल ब्रांडिंग करने में सोशल मीडिया बहुत ही हेल्पफुल है। अपने नज़दीकियों, मित्रों, रिश्तेदारों, संबंधियों को ईमेल करें, बात करें, प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से बताएं, संबंधित फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ केवल लिंक न शेयर करें, केवल हायर मी न कहें, बल्कि आप बताएं कस्टमर के जीवन में आप क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, आपने किस में महारत हासिल की है। बिजनेस को समझाने में हेल्प करें। अपना पोर्टफोलियो तैयार करें, उसमें कॉन्टैक्ट शेयर करें, वेबसाइट बनाएं ताकि आप अपने बिजनेस में सीरियस दिखें। अपना बड़ा सा टेम्पलेट बनवाएं, उसमें वैल्यू बताएं। वर्चुअल बिजनेस विजिटिंग कार्ड भी बनवाएं। कैसे दिखते हैं, क्या बोलते हैं, इस सब का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। स्किल सीख लिया, स्थान ढूंढ लिया, कस्टमर सीख लिया, ब्रांड पर काम कर लिया। अब समस्या है कस्टमर ढूंढे कहाँ, कस्टमर मिलेगा कहाँ। ध्यान रखें, पैसे उस बात के नहीं मिलते कि आपने कितना समय खर्च किया, बल्कि आपको पैसे उस बात के मिलते हैं कि आपने कस्टमर के जीवन में कितनी वैल्यू क्रिएट की है। कस्टमर पाने के लिए खुद से कुछ सवाल पूछें। कस्टमर आपके ब्रांड में कैसे जानेगा, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को एनालाइज कैसे करेगा, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कैसे प्राप्त करेगा, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कैसे पे करेगा। प्रोडक्ट सेल होने के लिए ज़रूरी है कि कस्टमर की एम्पैथी यानी सहानुभूति या हमदर्दी, इसको जानना होगा। कस्टमर चाहता क्या है। यदि आप मार्केट में अपने डिटेल ओरिएंटेड एनिमेटर के रूप में स्थापित कर रहे हैं, जबकि कस्टमर फास्ट स्पीड चाहता है, तो आप बहुत ही जल्द डिटेल ओरिएंटेड एनिमेटर बेरोजगार होने वाले हैं। अतः यह महत्वपूर्ण है कि कस्टमर चाहता क्या है। वह स्पीड या एफिशिएंसी चाहता है, वह एक्यूरेसी या ड्यूरेबिलिटी चाहता है, वह ब्यूटी या लग्जरी चाहता है, वह एफोर्डेबिलिटी या रिलायबिलिटी चाहता है, वह सिक्योरिटी या सिंप्लिसिटी चाहता है, वह हेल्थ या वेल्थ क्या चाहता है। ये जानना महत्वपूर्ण है। कस्टमर यह नहीं केयर करता कि आप कितना जानते हैं, बल्कि यह केयर करता है कि आपको उसकी कितनी केयर है। और कस्टमर प्राप्त करने के लिए अपनी नेटवर्किंग बढ़ाइए, कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़िए, अपने को शोकेस करिए, इवेंट अटेंड करिए, अपने आस पास का से मिलें। इवेंट में कॉन्टैक्ट नंबर का आदान प्रदान करें, इसमें कस्टमर्स के भी नंबर का आदान प्रदान करिए। फॉलोअप कीजिए, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, इंडस्ट्री, कंपनी आदि की लिस्ट बनाइए। आइडियल कैंडिडेट छाटिए। और टॉप टू बॉटम कस्टमर पर्याप्त होने चाहिए, परंतु इतने अधिक भी नहीं होने चाहिए कि आप हैंडल भी न कर पाएँ। फिर कस्टमर से फॉलोअप भी करते रहना ज़रूरी है। फॉलोअप न करने पर सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि फॉलोअप न करने पर ऐसे टब में पानी भरने के समान हो जाएगा जिसके पेंदी में छेद है। जब कोई कस्टमर स्टॉप बोल रहा हो तो तुरंत स्टॉप हो जाए, उससे हट जाए। कुछ सिस्टम या टूल्स का पता करें जो कि आपके टाइम और एनर्जी को बताए और आपका कन्वर्सेशन रिकॉर्ड मेंटेन करें। जो आप काम कर रहे हैं उसे कंसिस्टेंसी के साथ करें, धैर्य के साथ निरंतर काम करते रहें। अपने रेज्यूमे, रिवार्ड, वेबसाइट, पोर्टफोलियो, टाइटल, सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग आदि दिखाते रहें। कुछ वेबसाइट जो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से है, उस वेबसाइट से जुड़ें। ऐसी तमाम वेबसाइटें हैं। आज आपका संघर्ष कल के लिए आपकी मजबूती बनेगा। अब आपने कस्टमर ढूंढ लिया, प्रोडक्ट बना लिया है, तो उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। प्राइसिंग स्ट्रेटजी बड़े ध्यान से करना चाहिए। हमेशा प्राइस देने से पूर्व बजट जान लेना चाहिए। शुरू में बंडल प्राइस से शुरुआत करें। अपने रेट को बहुत कम न रखें, फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। हर 6 माह में दाम बढ़ा दें। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होनी चाहिए। क्वांटिटी के हिसाब से कुछ घंटे, दिन, मिनट, समय अवधि के लिए भी स्ट्रक्चर रखें। अपना लोवेस्ट प्राइस जानें, उसके नीचे कदापि न जाएं। रेट का बेंचमार्क जानें। कॉक्स यानी कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स को कैलकुलेट करें। प्राइसिंग प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के आधार पर होनी चाहिए। कुछ समय के लिए दाम बढ़ा दें, फिर कुछ समय के लिए दाम घटा दें। बैरियर प्राइसिंग भी होनी चाहिए ताकि कंपटीटर इसका फ़ायदा न उठा सके। कस्टमर का टेस्टिमोनियल भी रखिए। अपने प्राइस पर कम से कम 3 बार जरूर विचार करिए। मिल्किंग या स्किमिंग प्राइसिंग भी रहनी चाहिए, यानी स्थापित प्रोडक्ट से लाभ उठाते रहिए। पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग आपको प्रतिस्पर्धी मार्केट में यूज करना चाहिए। इस तरह से प्राइसिंग के 2 मॉडल हैं, फ्रीमियम और प्रीमियम।
ध्यान रहे, प्राइसिंग में गलती करने से आप अपने बेनिफिट को ही खाने लगते हैं। प्राइसिंग के बाद आता है निगोशिएशन। निगोशिएट करने के लिए पहले अपने प्रॉस्पेक्ट को अच्छी तरह से जानें, उसका सोशल मीडिया, ब्लॉग, वेबसाइट इत्यादि खंगालें। उसे बताएं कि आपका उसका ये वेबसाइट देख रहे थे, आपका ये अच्छा लगा। उसके फीस के बारे में चर्चा करते समय प्रोडक्ट के कार्य और वैल्यू के बारे में चर्चा करें। वैल्यू बढ़ाना सीखें और उस बताएं कि प्रोडक्ट कस्टमर के जीवन में कैसे वैल्यू क्रिएट कर रहा है। वैल्यू का गणित सीख गए तो सब कुछ सही हो जाएगा। प्रोडक्ट आपके जीवन में कैसे अवेलेबल है, कितने रुपए का खर्चा घटाया, कितने रुपए का लाभ बढ़ाया, कितने कस्टमर जोड़े, कितनी ब्रांडिंग इम्प्रूव कर दी, कैसे कितना नए कस्टमर ला के दिया, कितने रुपए का एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन दिया, कितने रुपए का मार्केट से आपकी सेल होने लगी। बनाइए कंट्रैक्ट और पेपर वर्क सॉलिड बनाइए, सभी साइंड होने चाहिए। सीए और वकील से सब ओके करा लीजिए। इनवॉइस रिमाइंडर ऑटोमेट कर लीजिए। पेमेंट का मेथड वेरियस रखिए। कुछ सॉफ्टवेयर का यूज करिए। कोई लेट पेमेंट कर रहा हो तो चार्ज रखिए। आप सीजन में क्या करें, ड्राई सीजन में क्या करें? तो ड्राई सीजन में ऐसा नहीं कि मनोरंजन करने लगे, इधर उधर घूमने पर्यटन आदमी चले जाएं, बल्कि अपने रूटीन को बनाए रखें और दूसरे बिजनेस में भी ना इस समय कूदे, बल्कि अपनी लर्निंग को बढ़ाएं। जो आपने लर्निंग छोड़ रखी थी, जो स्किल अभी सीखना बाकी था, अब उसको यहाँ सीखने का समय है। आप सीजन में भी के लिए भी प्रोडक्ट डिजाइन करें। समय है तो क्लाइंट मैनुअल भी बना कर सकते हैं कि जहां सीजन हो वहां चले जाइए और बराबर लाभ उठाते रहिए और अपने काम को पर फोकस किए रहिए। काम बराबर करते रहिए, कभी मत छोड़िए। इसके साथ ही कोका को जान लीजिए। कोका क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, यानी कस्टमर को लाने में कितनी आपकी कॉस्ट लग रही है। इसके जाने बिना आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते और अपने प्रॉफिट और लॉस को भी नहीं जान सकते। कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू भी जान लीजिए। एक कस्टमर जितने समय तक किसी प्रोडक्ट या कंपनी के साथ जुड़ा रहता है, उसकी उतनी ही ज़्यादा लाइफ टाइम वैल्यू होती है। इसे संक्षेप में CLV भी कहते हैं। CLV को कस्टमर संतुष्टि और रिटेंशन के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कोका यदि लाइफ टाइम वैल्यू से अधिक है तो आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, और कोका यदि लाइफ टाइम वैल्यू से कम है तो आपका बिजनेस प्रॉफिट में है। कोका को कम करना जरूरी है, अतः कोका को करके कम लाओ, स्टार्टअप में लाओ। कोका कम रहे इसके लिए बी देयर, बी प्रिपेयर, से यू केयर को ध्यान में रखें। ABC मॉडल अपनाएं, यानी ऑलवेज बी कनेक्टेड टू योर कस्टमर। कस्टमर के हमेशा टच में रहें। फ्रेंडशिप बढ़ाएं। आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताएं। कॉल पर रहते हुए मल्टीटास्किंग न करें। नेगेटिव कथन न बोलें। आई कांट को आई कैन में बदलें। शिकायत है तो गुड न्यूज़ से शुरुआत करें। अब आपकी सेल होने लगी, आप मार्केट में स्थापित हो गए हैं, तो न्यू मार्केट में भी आप एंट्री कर सकते हैं, पैर जमा सकते हैं। इसके लिए पेरीफेरी में जाएं, जहां कस्टमर आपको मिलेंगे। अपने मनी को ब्लॉक न करें, यानी कि पहली पेमेंट हो जाने के बाद ही दूसरी सप्लाई करें और लेट पेमेंट पर चार्जेज लगाएं। दूसरे मार्केट में जाने के लिए आपको टीम रखनी होगी, ट्रेनिंग देनी होगी और टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। इसके लिए आप तैयारी कर लीजिए। अपने स्टार्टअप का कोर भी पहचान लीजिए। कोर वह है जिससे कस्टमर आपसे कनेक्ट करता है। कोर ही आपको दूसरी कंपनी से अलग और यूनिक बनाता है। कोर ही वह सीक्रेट सॉर्स है जिस पर आपका स्टार्टअप स्टैंड करता है, डिपेंड करता है। कोर के कारण ही कस्टमर आपको नहीं छोड़ता है। कोर बिल्ड करने के लिए VIS याद रखिए। V से वैल्यूएबल, यानी कि आप कस्टमर के लिए कितना और कैसे वैल्यूएबल हैं। I से इनइमिटेबल, यानी कि आपके प्रोडक्ट की दूसरी कोई नकल नहीं कर सके। और स्केलेबल, यह आपके लिए आसान है। अतः कोर आपका यूनिक, इम्पोर्टेंट और ग्रोइंग होना चाहिए ताकि दूसरे नकल न कर सके, कस्टमर को वैल्यूएबल लगे, आप लगातार ग्रो करते रहें। जैसे एप्पल का कोर है लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक, हैक प्रूफ होता है। और इसी तरह पतंजलि का राष्ट्रीय संवेदना जुड़ी हुई है। इनोवा में क्वालिटी और रिलायबिलिटी है। और बड़ा बिजनेस में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की पर्सनैलिटी है। इस तरह कंपनी को स्केल करें, साथ ही इसे क्रिटिकल से रिपीटेबल बनाएं, यानी आपके ऑप्शंस पर भी चलता रहे। बड़ा बिजनेस कंपनी गल्ला छोड़ो कैंपेन भी चलाती है, यानी आपके ऑप्शंस के बिना भी आपका स्टार्टअप चलता रहे, रुके नहीं। इसके लिए आप कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। इंटीग्रेशन, यानी एक पर्सन जो कई काम कर सकता है उसको सौंपे। डेलीगेशन, यानी कि जो आप नहीं जानते या कोई दूसरा 60 से 70% जानता है तो उसको काम को डेलीगेट करें। एलिमिनेशन,
यानी कि जो ज़रूरी ना हो उसको हटा दें। ऑटोमेशन यानी कि कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करके, वेबसाइट सॉफ्टवेयर का यूज करके अपने स्टार्टअप को ऑटोमेट मोड पे ले जाएं। लिबरेशन यानी कि आप इसको आउटसोर्स भी कर दें। इस तरह से आप सोलोप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर की जर्नी को तय करें। कोका कम रहे इसके लिए बी देयर बी प्रिपेयर से विवेक बिंद्रा जी के 10 डे MBA के फर्स्ट डे की लर्निंग आपको कैसे लगी ज़रूर बताइए।